आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बिहार दरोगा और एईडीओ की। तो ये जो सेशन है इसमें हम बिहार दरोगा और एईडीओ दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का सेशन है, जिसके तहत हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स के जो भी बेसिक चीज़ हैं उसको एक एक करके देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बिहार दरोगा के कैंडिडेट्स को कि देखिए 8 से 9 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक का वेटेज जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो कवर करता है। तो सिलेक्शन लोग कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ने से, हिस्ट्री पढ़ने से, ये सबसे होगा। मेरा मानना है कि उससे तो होगा, एक वो करेगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स जो है वो आपके स्कोर में ना एक बूस्टअप करेगा, या कट ऑफ जो मार्जिनली आप क्वालिफाई कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि 65 जाएगा, हो सकता है 70 चला जाए। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं या 10 क्वेश्चन में वीक हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सेशन है। आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। मतलब मेरा कहना है कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे इस लेक्चर को अच्छे से देखने और सुनने के बाद। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, लिख लिख के कर लीजिए। और ये एईडीओ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है कि आधा घंटा या 40 मिनट का चले, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए, मैं क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू अगर बीपीएससी का देख लीजिए, दरोगा का देख लीजिए, तो वो मिला के मैं टोटल अप्रॉक्सीमेट 85 क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स लगा दिए, सारे कमिटी से 5 ईयर प्लान लगा दिया इसमें कि कैसे क्या इकोनॉमिक सेक्टर है। फिर आरआरबी के बारे में टोटल कितना है जो कि करंट से रिलेटेड है, जैसे कि 28 अभी आरआरबी है तो उन सब से रिलेटेड। और फिर ये सेंसस 2011 में सबसे ज़्यादा यूटी ये वो, क्योंकि बिहार दरोगा का आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में हर बार देखिएगा तो ये 1 से 2 क्वेश्चन रहता है कि किसका हाईएस्ट पॉपुलेशन, किसका लोएस्ट पॉपुलेशन, किसका लोएस्ट सेक्स रेशियो इंडेक्स, किसका हाईएस्ट। तो मतलब एक क्वेश्चन तो मान के चलिए कि अरुणाचल वाला जो है लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो मतलब इतनी बार पूछ लिया गया। तो किस्मत अच्छा हुआ तो इस बार भी अगर आ गया तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है इस बार की वो भी है, मैंने लगा दिया है, तो उसको तो करेंगे पहले। इसके उससे पहले जो है हम लोग ये जितने भी 86 क्वेश्चन है इसको अच्छे से करेंगे। और पहले मैं क्वेश्चन एक बार बता दूंगा, उसके बाद जो जो चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे इन्फ्लेशन के लिए मैं आपको देखिए ट्रिक से याद करवाऊंगा। ट्रिक इन द सेंस कि आपको 3 चीज़ याद रखना है। 3 चीज़ क्या याद रखना है? तो एमडीआई, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कैसे है एमडीआई, कैसे याद करेंगे? एम फॉर मनी, डी फॉर डिमांड, आई फॉर इन्फ्लेशन। तीनों बढ़ेगा, ठीक है। अगर मनी बढ़ा मतलब लोगों के जेब में बहुत ज़्यादा पैसा हुआ तो मतलब डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपके जेब में पैसा है तभी ना आप कोई चीज़ खरीद पाइएगा। और अगर डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि सबको चाहिए, सबको पैसा हो गया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा जो है कर दीजिएगा तो मनी घटेगा, डिमांड घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। तो एक मैं आपको ये चीज़ बताया, ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए बताया, ठीक है। तो आइए अब पहले जो है सो हम लोग लेक्चर को कवर करते, मतलब क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर एक एक चीज़ को कंसेप्ट पे चलेंगे। फिर 5 ईयर प्लान जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ रहा है वो क्या कैसे होगा, फिर कुछ कुछ और छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो मेरे नंबर 7779833076 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके PDF वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेसी रेट ऑफ बिहार कितना है? तो 61.8 है। अगर मेल का पूछेगा तो 71.8, ठीक है। फीमेल का पूछेगा तो 51.8। और ओवरऑल लिटरेसी रेट बिहार का कितना है? तो 61.8% है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये बिहार दरोगा का पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, आरबीआई जो बैंक को, देखिए एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एकदम जो जिसने कभी नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसको समझ जाएगा। आरबीआई जो है जो बैंक को लोन देता है, ठीक है। आरबीआई जो है मेन बाप हो गया सभी का बैंक का। तो बाप अगर बेटे को लोन देता है तो इसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, याद रखिएगा। बाप अगर बेटे को लोन देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो मतलब आरबीआई लोन दिया बैंक को। वही अगर बैंक जो है आरबीआई को उधारी देंगे, क्योंकि आरबीआई के पास मानिए किसी चीज़ के कारण पैसे की कमी हुई तो बाकी बैंक उनको उधारी देंगे, तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। आरबीआई ने दिया तो रेपो रेट, बैंक ने वापस उनको वो क्या कहते हैं उधारी दिया तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। हाईएस्ट बॉडी है जो कि अप्रूव करता है 5 ईयर प्लान को, तो उसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1951 से 56, ठीक है। किसके, उसको कौन सा मॉडल कहते हैं? तो हैरोल्ड डोमार मॉडल। ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इतना आपको याद रखना है। अभी आगे सब कुछ देखेंगे। कौन एस्टिमेट करता है एनुअल इनकम को इंडिया में फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब पहली बार किसने किया था, सॉरी, पहली बार एनुअल इनकम को एस्टिमेट किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। 2011 का सेंसस हुआ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अभी कौन है? तो याद रखिएगा सुमन बेरी,
ये 2018-17 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। तो अभी का कौन है? तो सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन। ब्लू चिप कंपनी मतलब क्या होता है? ब्लू चिप अगर किस चीज़ को डिनोट करता है तो ये दिखाता है कि ये पार्टिकुलरली कंपनी जो है ये पार्टिकुलरली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। जीडीपी का डेफिनेशन पूछा गया था, तो उसमें मतलब हाउ इज जीडीपी डिफाइंड, या फिर व्हाट इज जीडीपी, या जीडीपी रेफर्स टू, या जीडीपी इज डिफाइंड एज, कुछ भी पूछ ले तो इसका मतलब हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। ठीक है, इन ए ईयर याद रखिएगा, मंथ नहीं, इन ए ईयर। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को अगर हटा देंगे तो एनडीपी बचता है। अभी जीडीपी क्या एनडीपी क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप अभी क्वेश्चन देख लीजिए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनडीपी। फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। कॉइन जो है कौन इशू करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेडक्वार्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड तो कोलकाता। बाय होम नेशनल इनकम अकाउंट पब्लिश्ड इन इंडिया? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है, नेशनल अकाउंट से रिलेटेड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का जो है कलेक्ट करता है मैक्सिमम रेवेन्यू किससे? इनकम टैक्स से। लेकिन अभी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखिएगा तो जीएसटी से सबसे ज़्यादा, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से। उस टाइम में जो क्वेश्चन ये आया हुआ था तब आंसर क्या था? इनकम टैक्स। अभी लेटेस्ट पूछेगा इसलिए मैंने दोनों आपको बताया है। अभी मैक्सिमम जो है जीएसटी, तब कॉर्पोरेट टैक्स। 17 नंबर को स्टार मार्क कीजिए। इस बार किसी न किसी चारों सेट में से एक में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अनदर नेम फॉर वर्ल्ड बैंक, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, आपको या तो पूरा लिख के देगा या तो शॉर्ट में दे देगा। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD। ठीक है। हेल्थ ऑफ कम्युनिटी डिटरमाइंड है, तो अगर चेक करना है किसी कम्युनिटी का हेल्थ तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हम उसको चेक कर सकते हैं। 2011 सेंसस में अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी तक 4 बार आ चुका है। 2011 से लेकर 2025 के बीच में 4 बार पूछा जा चुका है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब बेरोजगारी, और इन्फ्लेशन भी है और दोनों लगातार है, साइमल्टेनियसली है, कंबाइंड इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। बैंक रेट ज़्यादा तो CR ज़्यादा। बताता हूँ कैसे। अगर बैंक रेट ज़्यादा हो गया, बैंक रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बैंक रेट अगर ज़्यादा हो गया तो CRR ज़्यादा होगा। ये कैसे? अभी मैं सारा एक एक चीज़ लेके आऊँगा, इसलिए अभी बताऊँगा तो ये टाइम नहीं। अभी पहले जो फ्लो में हम क्वेश्चन को कवर करते हैं, ये याद रखिएगा कि मुझे बताना है बैंक रेट और CRR के बारे में। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो याद रखिएगा PC महालनोबिस। ठीक है। केरला में लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पता है आपको। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो जेनेवा। नरसिम्हम कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड और इम्प्लीमेंटेड कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। हु डिटरमाइंस डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो याद रखिएगा, यूथ एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये यूपीएससी ने भी पूछा था 2005 में। ठीक है, तो हु डिटरमाइंस डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो यूथ एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। सिडबी का फुल फॉर्म तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। कमोडिटी सब्सटीट्यूशन का एग्जांपल क्या है? तो मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, मतलब एक की जगह दूसरा का यूज किया जा सकता है, तो पेन और इंक। ठीक है। 2011 सेंसस में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, तो क्या याद रखिएगा? ट्रेड इन गुड एंड सर्विसेज और कैपिटल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, दोनों को। हेडक्वार्टर ऑफ सेबी कहाँ है? मुंबई। और सेबी के अभी चेयरमैन कौन बने रिसेंट में? तो तुहिन कांता पांडे। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? तो 1977 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखिए 2011 सेंसस लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल। ये 2 बार मैंने जानबूझ के लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक वर्ड आता है टोबिन टैक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, करेंसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। और किसने दिया था? तो जेम्स टोबिन में। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? मानिए आप अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। आपने 1 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, 3 साल तैयारी किया, ठीक है, आपका नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बाहर में बहुत ज़्यादा, किसी अलग कंट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मतलब आप एजुकेटेड हैं अपने कंट्री के और आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ चले गए, तो द माइग्रेट कर गए आप एजुकेटेड इंडिविजुअल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू, ठीक है, मतलब डेवलपिंग कंट्री। हम लोग डेवलप हो रहे हैं टू डेवलप्ड कंट्री, मतलब अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेज में, जैसे अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, तो हम यहाँ से वहाँ चले गए, इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ये बीपीएससी शायद 67 या 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNPFC, मतलब
इसका फैक्टर कॉस्ट पे, जो एफसी है इसका मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट पे। ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि कितना टोटल इनकम जो अर्न किया गया है नेशनल रेजिडेंट के द्वारा जो रह रहा है। फिर ये क्वेश्चन 3 बार है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए 39 को। रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैरियर ऑन रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड, तो लिबरलाइजेशन, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो लोएस्ट कौन सी यूटी में था? तो दमन एंड दीव में। रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है? तो वर्किंग कैपिटल में। मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर अडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991, तो याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में आया था, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का है, अगर ये पूछ लेगा तो आपको याद रखना है कि देखिए मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 देन द मल्टीप्लायर विल बी, तो फॉर्मूला होता है जो मल्टीप्लायर का k बराबर 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.8 बराबर 1/1 0.2, तो 5 फॉर्मूला है। 1/1 माइनस जितना दिए उतना घटा दिए, आंसर आ जाएगा। 2011 का सेंसस, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, लोएस्ट अरुणाचल, यूटी में हाईएस्ट दिल्ली और लोएस्ट अंडमान निकोबार, याद रहेगा। प्रोडक्शन का मोस्ट एबंडेंट फैक्टर क्या होता है? लेबर। एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है C+I, C मतलब हो गया हाउस होल्ड स्पेंड ऑन कंजम्पशन और I हो गया फॉर्म स्पीड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी सब कुछ पे आएंगे, एक बार देखेंगे। द सेक्टर डेट प्रोड्यूसेस गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, याद रखिएगा डेफिनेशन। किस यूटी का लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अंडमान निकोबार, बार बार ये आएगा, आप याद रखते रहिए। बिहार में सेंसस में लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है? तो पूर्णिया का। डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी क्या है? तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। रेलवे किसका एग्जाम्पल है? तो पब्लिक सेक्टर का। बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा से क्या निकलता है? तो आयरन का हेमेटाइट, याद रखिएगा बादाम पहाड़। प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950, ठीक है। GI टैग कौन प्रोवाइड करता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। बेसिक प्रिंसिपल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन है? तो कंपटीशन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तो एजुकेशन, रिसोर्स, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चर किस में? सेकेंडरी सेक्टर में। गिफन गुड्स क्या है? गिफन गुड्स ये है, वो है कि जब डिमांड ज़्यादा होगा तो उनका और प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं, मतलब एसेंशियली नॉन लग्जरी गुड्स है जो कि बेसिक लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, वायलेट करते हैं। तो गिफन गुड्स के बारे में बोलेगा जो नॉर्मल तरीके से नहीं चलते हैं, ठीक है। जब डिमांड बढ़े जाएगा तो प्राइस उसका वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा। गिफन गुड्स एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है कौन? गिफन गुड्स। प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपको पता होगा, ये बेसिक है। जीडीपी का कैलकुलेशन करना है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ को, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड को लाइएगा। WTO से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको क्या कहते थे? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। टिस्को कंपनी कौन सा है? तो प्राइवेट सेक्टर है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, ये पूरे तरीके से सेंट्रल का नहीं है, स्टेट भी इसमें रोल है, ठीक है। 200 के नोट पर, ठीक है, क्या प्रिंट किया गया है? तो सांची स्तूपा। इन्फ्लेशन के लिए आपको क्या क्या इंडाइसेज को मेजर करना, मतलब यूज करना पड़ेगा नापने के लिए? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन में दिया रहे तो CPI यूज कीजिएगा। फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है? तो हैदराबाद। कौन सा स्कीम को अनाउंस किया गया था इंडिया के द्वारा 31 मार्च 2000 को, एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड? तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहाँ पे साइन किया गया था? तो जनेवा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि कौन से 5 साल में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, स्टील वगैरह सब जो बना था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61, इसको कहते हैं महालनोबिस मॉडल, ठीक है। पहला का डेरोर वाला कुछ था, आपको बताना है कौन सा मॉडल था। दूसरे को कहते हैं महालनोबिस मॉडल, ठीक है। कौन से साल में सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट से? तो आंसर हो जाएगा 2017। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट को कहा जाता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। रेवेन्यू रेपो रेट में इंक्रीज अगर हुआ, रेवेन्यू नहीं है, सॉरी, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, सॉरी। देखिए रेपो रेट मैंने बताया, रेपो रेट क्या है? RBI देगा बैंक को लोन, ठीक है, RBI देगा बैंक को लोन।
और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक देगा आरबीआई को लोन, मतलब बैंक देगा अगर आरबीआई को लोन तो बैंक के पास पैसा कम होगा तो डिक्रीजेज लिक्विडिटी, बैंक में कैश ही नहीं बचा, सिंपल सा है। अभी मैंने आपको बताया, फिर से सुनिए ध्यान से, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं फिर से सुनिए। रेपो रेट मतलब, रेपो रेट क्या हुआ, जो आरबीआई देगा बैंक को लोन तो आरबीआई के पास पैसा कम। रिवर्स रेपो रेट हुआ, बैंक देगा आरबीआई को लोन तो बैंक के पास कम। तो अगर बैंक ज़्यादा लोन दे देगा तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री इन ए पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनरेगा कब आया, 2006 में। लॉन्च कब किया, इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। लॉन्च कब किया, 2005 में। कोरापुट माइंस कहाँ है, उड़ीसा में। व्हाट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो आरबीआई सबके लिए। प्लानिंग कमीशन कब, तो 1950 में, ठीक है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर, तो डिसगाइज्ड, याद रखिएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हुआ जितने पीपुल का जरूरत है उससे ज़्यादा काम कर रहे थे। ये आपको ही पता है, एक खेत में अगर मानिए 4 आदमी को जरूरत है, उसमें 10 आदमी लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेला डीला माइन कहाँ है, आयरन और, कहाँ है आयरन और, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम आपको मैंने बता दिया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये सारे कमेटी को एक बार देख लेने का, ठीक है। जैसे केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म से है, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस से है, ठीक है। नरसिंहम कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से है, ठीक है। तेंदुलकर वाला देख लीजिएगा, पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। ये जितना भी है, फर्स्ट प्लान हेरल्ड डोमार मॉडल, ठीक है। इसमें टारगेट से ज़्यादा ग्रोथ आ गया तो मतलब ये सही है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे था फर्स्ट वाला, सबका ईयर याद रखना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट अगर आपको याद है तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो 51 से 56 फर्स्ट, सेकंड हो गया 56 से 61 और तीसरा हो गया 61 से 66। अब देखिए 66 से 69 के बीच में कुछ गैप है, ठीक है। अब याद रखिएगा आप इसको, तो मतलब पहला 3 आपको याद हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल, जो इसमें लिखा है स्टार मार्क, जो उसमें मतलब क्या कहते हैं जिसमें हाईलाइटेड है, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा मेलाबनीस प्लान, तीसरा ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर फोर्थ प्लान में गैडगिल फार्मूला हो गया, ठीक है। सिक्स्थ में फैमिली प्लानिंग की बात की, नाबार्ड की बात की, ठीक है। तो आप इसमें जो है सो बड़े अच्छे से देख लीजिए जिसमें जो है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर वही हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो गया कि अब उसको जो है सो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया। पहले में क्या है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब हो गया। दूसरे में अब उसको फिनिश्ड गुड में लेके आएगा, ठीक है। टर्सरी में आ गया आपको आईटी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, बैंकिंग, एजुकेशन, ठीक है। और फोर्थ में आ गया रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। वही अभी क्वेश्चन एक आया हुआ था करंट अफेयर्स में कि टोटल अभी कितने आरआरबी हैं, तो याद रखिएगा 28 हैं, 1 स्टेट 1 आरआरबी, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में देख लिया, आप इसको देख लीजिएगा एक एक करके। अब मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, अब मैं पॉइंट्स वगैरह को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप जो है बस आप सुनते जाइएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा फिलिप्स कर्व के बारे में। देखिए फिलिप्स कर्व जो है वो क्या बताता है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में वो बताता है, एक मैप देता है, मतलब ग्राफ देता है। फिलिप्स कर्व किसके बारे में बताता है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉय रेट मतलब बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में। तो याद रखिएगा क्या इसके अंतर्गत क्या बताता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा होगा, मतलब महंगाई ज़्यादा होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बताइए, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या बढ़ेगा, नहीं, उल्टा है, ठीक है। तो इन्वर्सली रिलेशन है, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन रेट कम तो एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, महंगाई अगर कम है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, याद रखिएगा। वैसे पूछेगा फिलिप्स कर्व किस चीज़ के बारे में बोलता है, तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता है। क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो 3 मेथड होते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो मेनली डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन मतलब हो गया कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर ए टाइम, ठीक है। बढ़त जो है, जो बढ़ा दाम गुड और सर्विसेज का, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा हो गया डिफ्लेशन, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। एक चीज़ मैंने नहीं बताया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को, ठीक है। इंडिया से पूछा जाएगा इंडिया के बारे में कि इंडिया किस टाइप का इकोनॉमी है, तो इंडिया इज ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया इज ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी।
फिर से एक बार आपको मैं बताता हूँ सेक्टर्स के बारे में। प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग आ जाएगा। सेकेंडरी में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई। टर्शियरी में आ जाएगा बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। और क्वार्टिनरी में आ जाएगा वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है। एक करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है कि इंडिया अगर लगातार 7.8% पर जो है एनुअली ग्रो करे तो हाई इनकम कंट्री हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ ने दिया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे और डीप में जाके अगर ये पूछे कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, तो ओपन इकोनॉमी हुआ जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड है, और क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसके में कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। ठीक है। हाँ, कंट्रोल इन्फ्लेशन जो है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर डिफ्लेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन का जो वैल्यू है वो आरबीआई बोलता है 4 ± 2%। ठीक है, इतना मेंटेन करना चाहिए, 4 ± 2%। एक वर्ड आपने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तब आता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है, आपके मन में एक सवाल आएगा कि अब कंट्रोल कैसे करेंगे इन्फ्लेशन को, तो इंटरेस्ट रेट से। आरबीआई जो है बैंक को डायरेक्ट करेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे, डिमांड कम होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा सोचिए, इंटरेस्ट रेट कम है, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, डिमांड ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। क्लियर है। ठीक है। दूसरा, टैक्सेशन से। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, किसके थ्रू? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। तीसरा, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह प्रोड्यूसर्स को देने लग जाएगी तो प्रोडक्शन आइटम कॉस्ट जो कम हो जाएगा तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आपको 3 चीज़ याद रखना है, MDI, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा। ठीक है। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ताकि सप्लाई ऑफ मनी जो है सो इस हिसाब से किया जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल बना रहे। ठीक है। 2 चीज़, स्टार मार्क, VIP लिख लीजिए अभी कॉपी में, तुरंत के तुरंत लिखिए। मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद कैसे रखिएगा? मनी कौन देता है? बैंक देता है, मतलब आरबीआई। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम, मतलब कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, तो आपके जेबी में सेविंग ज़्यादा रहेगा। मतलब कहने के लिए अभी ये बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन का मतलब मैगी अभी 10 रुपये में मिलता था, कल को 8 रुपये में हो जाएगा, तो मानिए इसको हम इन्फ्लेशन मानते, तो सेविंग्स ज़्यादा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ग्रोथ ज़्यादा, तो जीडीपी ज़्यादा। तो आपसे कोई ये पूछे कि अगर कंट्रोल इन्फ्लेशन है तो सेविंग ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, होगा। ग्रोथ ज़्यादा होगा, होगा। तो जीडीपी ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसलिए बोल रहा हूँ कि लोनेबल फंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोनेबल फंड लोग कम लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है SLR, जिसको बोलते हैं स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि मनी जो है वो बैंक जो देता है आरबीआई को कैश के फॉर्म में, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इस पर जो है आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, मनी गिवन बाय बैंक टू आरबीआई इन कैश फॉर्म। दूसरा होता है SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, वो मनी जो कि बैंक खुद के पास रखता है कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। ठीक है, इस पर जो है बैंक इंटरेस्ट वगैरह लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों के बीच में। मैंने आपको बोला था कि मैं CRR और SRR के बारे में फुल मतलब बताऊंगा, तो अब ये देखिए, अगर आप इसमें से अगर आपको इन्फ्लेशन से वो करना हो तो कैसे करिएगा? CRR ज़्यादा मतलब कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा, तो मतलब आरबीआई के पास ज़्यादा मनी। ठीक है, तो बैंक के पास कम मनी, तो लोनेबल फंड कम, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, तो लोन कम, तो डिमांड कम, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, सॉरी मैं इन्फ्लेमेशन बोल देता हूँ, आदत थोड़ी ख़राब है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। फिर से बोल रहा हूँ, CRR ज़्यादा मतलब कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा, तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा, बैंक के पास कम पैसा, क्योंकि CRR क्या है? मनी गिवन बाय बैंक टू आरबीआई इन कैश फॉर्म। तो लोनेबल फंड कम, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, तो लोन कम लोग लेंगे, डिमांड कम हुआ, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्लियर है? अब ये मैंने सबको वो कर दिया, क्लियर कर दिया आपके सामने। अभी मैंने आपके सामने में SLR और CRR की बात की, तो इसको दोनों को मिला के कहा जाता है, ठीक है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, या फिर स्टेचुअरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, आरबीआई जो है ना वो कुछ गारंटी के लिए जो है ना, मतलब कि आरबीआई जो मानिए
आरबीआई जो पैसे देगा किसी को, आरबीआई पैसा लेगा, तो आरबीआई के पास एक होता है जीसैक, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं इसको। ये हर एक बैंक को खरीदना पड़ेगा। मानिए किसी बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो उसको वो खरीदना पड़ेगा, ताकि आरबीआई को लगेगा कि हम कुछ से मतलब सिक्योरिटी के लिए जो मतलब मेरे पास है, तो इसीलिए आरबीआई बेचता है जीसैक। और अगर बैंक के पास उसका जीसैक खरीदा हुआ है तभी आरबीआई उसको लोन देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया आरबीआई लोन दे रहा है, रेपो रेट बैंक आरबीआई को दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इतना आपको था जानने के लिए इन सबसे रिलेटेड, ठीक है, मतलब ये सबसे रिलेटेड इन्फ्लेशन वगैरह से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। और अगर इसका कोरम मतलब चलाने के लिए अगर मीटिंग चालू करना है तो मिनिमम 4 मेंबर होना चाहिए। टारगेट आपको मैंने बता दिया 4 ± 2% सीपीआई। आरबीआई गवर्नर आरबीआई के कौन है, संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर कौन है, पूनम गुप्ता, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजीव रंजन। अगर आप पोर्टल वगैरह की बात करेंगे तो आरबीआई का एक पोर्टल है उद्गम पोर्टल, ठीक है। जैसे अनक्लेम डिपॉजिट है, माने किसी के माता पिता मर गए और उसके बच्चे को पता नहीं है, तो वो अगर चाहेगा कि हमारे माँ बाप का कुछ पैसा है कि नहीं, तो उद्गम पोर्टल पर जो है वो 10 साल के अंदर में वो जाके क्लेम कर सकता है, ठीक है। लाइसेंसिंग के लिए आरबीआई का प्रवाह पोर्टल है, ठीक है। और गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन जो करती है लार्ज मतलब 500 करोड़ वगैरह से ज़्यादा जैसे ट्रांजैक्शन है तो ई कुबेर पोर्टल है। तो आरबीआई के पोर्टल उद्गम पोर्टल, प्रवाह पोर्टल, ई कुबेर पोर्टल, ठीक है, याद रखिएगा। जीएसटी के बारे में आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को ये आया था, केलकर कमेटी के उस पर सिफारिश पे आया था। और 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इसको जो है और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो है वो 279A आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जिसको कि हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये याद रखना है। टोबैको पे पार्शियल जीएसटी लगता है, अल्कोहल वगैरह पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। देखिए बताने को तो बहुत सारे बैंक वैंक ये सब है, एग्जिम बैंक, ये बैंक, डिफरेंशियल बैंक, नॉन डिफरेंशियल बैंक, बट उसका आपके में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जा रहा है तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं किया है। अब जो मेजर था इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड, जो कि बेसिक टर्म्स पूछे जाते हैं बार बार, वो मैंने बताया है। जो कमिटी था वो आपको एक बार देख लेना है। अब एक छोटे छोटे और एक दो मतलब कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको देखते हैं और उसके बाद इसको हम ख़त्म करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे जीआई टैग कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको पता है जीआई टैग जो प्रोवाइड करता है कौन करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस सेक्टर के अंदर आता है, तो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, ये ये एक्सेप्शन है, ये कौन से गुड का है, तो गिफन गुड्स। मैंने बताया कि डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, ये कौन से गुड्स का है, तो गिफन गुड्स, ठीक है। जैसे टिस्को कंपनी के बारे में पूछेगा तो ये किस टाइप का हुआ है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का है। अब अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा स्टैंडर्ड मार्क है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए, तो हॉल मार्क, ये आपको पता होगा, ये सिंपल है। आपको पता है कि एमएसपी वगैरह जो है सो क्रॉप वगैरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और अगर वही शुगर केन के लिए पूछेगा तो याद रखिएगा एफआरपी है, शुगर केन के लिए एफआरपी, बाकी सब के लिए एमएसपी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक आपसे ये पूछ देगा कि अंत्योदय अन्न योजना कब, तो 2000 में, ठीक है। फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी अगर पूछ देगा तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड ये क्या होता है, तो याद रखिएगा C+I, सी मतलब हाउस होल्ड स्पेंड और आई मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो फिर स्पेंड किया गया था, ठीक है। गोल्ड कहाँ पे मिलता है बिहार में सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है कहाँ पे मिलता है, जमुई में, ठीक है। फिर मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, तो आपको पता है मैंने, लेबर है, ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मनरेगा कब आया था, आया तो 2005 में था और इम्प्लीमेंट कब किया गया, 2006 में, ठीक है। कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है। अगर इकोनॉमी का डेफिनेशन पूछे जो कि पूछा गया है 2020 में, तो कैसे डिफाइन कीजिएगा कि इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेज इट लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, ये याद रखिएगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने बार बार बोला है अरुणाचल, इसको इंपॉर्टेंट कर ही लीजिएगा। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ, तो 1977 में, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछेगा कि चेंज इन डिमांड के लिए कौन कौन से इसमें रीजन है, तो याद रखिएगा कंज्यूमर इनकम में चेंज बिल्कुल सही, प्राइस में चेंज बिल्कुल सही, पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल सही, तो सारा ही है। ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म बता दिया। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन थे, तो आंसर था पीसी महालबोनिस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला। ठीक है। इंडिया का फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। ठीक है। नरसिम्हम कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ कहाँ है, जेनेवा से। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है। रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। महारत्ना स्टेटस पहले किसको मिला था, तो HAL को, हाल को। ठीक है। और अभी रिसेंट में पूछा जाएगा कि नवरत्ना स्टेटस किसको मिला है, तो IRCTC को, ये याद रखिएगा। कॉइन कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक का कहाँ है, हेडक्वार्टर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक का कहाँ है, तो कोलकाता। ठीक है। तो एक और लास्ट में बोल देता हूँ कि अगर नाबार्ड के बारे में पूछे तो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1982 में। ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अभी पूछेगा कि करंट में कौन चेयरमैन है नाबार्ड के, तो याद रखिएगा साजी केवी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। तो इतना आप कर लीजिए। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ नीति आयोग के बारे में। ठीक है। नीति आयोग आप एक बार पढ़िए, एक छोटे से वीडियो में मैं 5 ईयर प्लान 5 मिनट के अंदर में और नीति आयोग को लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें से फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं 5 ईयर प्लान और नीति आयोग जो है सो 3 से 4 मिनट के अंदर में झटाझट बता दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप एक एक बार देख लीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको BPSC CSE में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।